So, welcome back to part 3 of chapter 2, and the subject is F6 UK taxes. Right, so लास्ट के 2 पार्ट में हम इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं एंड आज हम करेंगे रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेम्पलेट बनाया था, एक प्री फॉर्म बनाया था, लाइक कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है जब हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के सामने जस्ट, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। क्योंकि इसी चैप्टर में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते थे नॉन सेविंग इनकम, लाइक नॉन सेविंग इनकम, राइट। नॉन सेविंग इनकम जो भी होता था हम उसको लिखते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। उसके बाद हम लिखते थे सेविंग इनकम, तो जो भी आपकी सेविंग इनकम है उसको लिखते थे, और फिर लिखते थे हम डिविडेंड इनकम, और जो भी होता था इन तीनों को हम ऐड करते थे तो आता था हमारा टोटल इनकम, है ना। तो टोटल इनकम देखिए, अब टोटल इनकम में कुछ चीजें रिड्यूस करते थे, और वो करते थे हम रिलीफ को, है ना। यहाँ पे रिलीफ को रिड्यूस करते थे जहाँ पे टोटल इनकम में से, तो ध्यान रखिएगा हम टोटल इनकम में से रिलीफ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यही बस ये रिलेशन था इनके बीच में, मैं वही चीज़ें आज आपको कराने वाला हूँ। तो आज करेंगे रिलीफ, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें रिलीफ में आएंगी वो हम देखने जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलीफ वो चीज़ है जिस जो कि टोटल इनकम में से माइनस से रिड्यूस किया जाता है, राइट। पेन ले लेते हैं ये, थोड़ा सा इसके निब को थिन कर देते हैं, रेड कलर, फाइन। चलिए, तो मैं सिंपली बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी ऐसे पेमेंट, दो तरह की चीज़ें होंगी जिस पे हमें रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे एक तो जो सर्टेन पेमेंट्स होते हैं, यानी कुछ पेमेंट्स आप करेंगे उसको आप रिलीफ ले सकते हैं। और कोई आपका ट्रेडिंग लॉस है ना, ट्रेडिंग लॉस समझ रहे हैं ना, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपका कोई शॉप या खुद का बिजनेस था उसमें कोई लॉस हुआ है इस साल, तो उसको भी एज अ रिलीफ आप ले सकते हैं, ठीक है। दो तरह की पेमेंट्स होंगी, सॉरी दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो ट्रेडिंग लॉस, उसका भी आप रिलीफ ले सकते हैं, और आपने कुछ पेमेंट्स करी हैं, कुछ खास तरह की पेमेंट जिसको अलाउड किया गया इनकम टैक्स में, तो वो सारी पेमेंट्स पे भी आप ले सकते हैं। इसमें भी देखिए, स्लेब वैसे बहुत सारी पेमेंट्स हो जाएंगी, बट एक खास तरह की पेमेंट इस सिलेबस का पार्ट है, और वो पेमेंट है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्ट पेमेंट आप करेंगे। अच्छा, तो इंटरेस्ट पेमेंट मुझे बताएंगे आप कब करते हैं। आप जब लोन लेते हैं ना, तो सर लोन पे हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हम जब पे करेंगे ना, जब हम ये पे करेंगे, तो इसी को हमें एज अ रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। इसी का रिलीफ हमें प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। समझ समझ गए। तो हम इंटरेस्ट पेमेंट की, यानी कुछ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होंगे, उसकी जब उसकी हम पेमेंट करेंगे तो हमें रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा सर, ये या तो आप एम्प्लॉय रिलीफ का प्रोवाइड किया जाएगा, या तो आप एम्प्लॉय हैं या तो आप पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय आप कहाँ कंपनी में होंगे, तो आप किसी, ठीक है। तो देखते हैं एम्प्लॉयज़ को कितने तरह के रिलीफ, कौन कौन से इंटरेस्ट पेमेंट की रिलीफ दिया, किन किन तरह के जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर रिलीफ दिया जाता है, राइट। सो फर्स्ट है द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने कहीं PNM, प्लांट एंड मशीनरी, कहीं भी आपने प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया है बाय एन एम्प्लॉय, यानी ऑफ कोर्स आप एम्प्लॉयड हैं, तभी तो आप एम्प्लॉय के बारे में पढ़ रहे हैं ना। फॉर यूज इन हिज हर एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने जॉब में ही यूज करने वाले हैं प्लांट एंड मशीनरी, और आप उसको परचेज करते हैं, ठीक है। आपने परचेज कैसे किया होगा, आपने परचेज किया होगा सर लोन लेके, ठीक है। अब लोन की आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे ना, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो आपको एज रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा। आप रिलीफ ले सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट की। ध्यान रखिएगा, लोन रीपेमेंट की नहीं, इंटरेस्ट प्रीपेमेंट की आपको वो रिलीफ दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एम्प्लॉयज को कौन से तरह के पेमेंट पे दिया जाएगा, अगर उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हो अपने जॉब में यूज करने के लिए, और वो उसी जॉब में ऑफकोर्स यूज करेगा ना जहाँ पे वो अभी एम्प्लॉयड है, तो उस तरह के जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वहाँ पे हम उसको रिलीफ देंगे, ठीक है।
सेकंड परचेज ऑफ शेयर्स, तो आप शेयर खरीद रहे हैं ऑफ एन इन एन एम्प्लॉय कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी बाय अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो देखिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और वहाँ पे किसी कंपनी में आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और आप एम्प्लॉई हैं उस कंपनी में और आपका उस पर कंट्रोल भी है। कंट्रोल का मतलब ये देखिए, कंट्रोल को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। जैसे क्या होता है कि आपने इस कंपनी में कुछ सर्टेन परसेंटेज, जैसे 7%, 15%, जो भी लिमिटेशन दे रखी है, जो भी बता रखा है कंडीशन, उतने परसेंट से ज़्यादा आपने उस कंपनी के शेयर को ऑन कर रखा है, तो अब माना जाएगा कि आपका कंट्री में डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। तो आपका खुद का यानी एम्प्लॉय कंट्रोल कोई कंपनी है, ठीक है, उसके लिए उसमें और आप एक्स्ट्रा शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा शेयर बाय कर रहे हैं, और जो शेयर बाय कर रहे हैं उसको आपने फाइनेंस कैसे किया, लोन लेके, और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट को एज अ रिलीफ आप ले सकते हैं अपने करंट इनकम टैक्स ईयर में, राइट। तो ये दो चीज़ें हो गई एम्प्लॉय की। देखिए ये दो तरह की इनकम है, या तो एक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बाय कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट में यूज करने के लिए, तब भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा रिलीफ। या जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस पर वो खुद उस पर कंट्रोल भी है उसका एम्प्लॉय का, और उसमें वो शेयर्स को बाय करना चाहता है, तो उसकी जो रीपेमेंट करेगा, अगर उसने लोन लेके बाय किया है, तो उसकी जो रीपेमेंट करेगा इंटरेस्ट की, वो उसको रिलीफ में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे तरह के लोग होते हैं पार्टनर्स। एम्प्लॉय का हमने पढ़िया। पार्टनर्स में क्या होता है, देखिए परचेज ऑफ शेयर्स, अगर आप कुछ शेयर खरीदो अपने पार्टनरशिप में, यानी जिस कंपनी का वो पार्टनर है उसी कंपनी में, अगर वो कुछ शेयर बाय कर रहा है, ठीक है, या कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है कैपिटल और लोन, यानी पार्टनरशिप में कोई कैपिटल भी नया वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, या कोई लोन दे रहा है अपनी कंपनी में, और वो पैसे कहाँ से लेके आया, वो लोन एज अ लोन लेके आया है, वो किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं से भी, तो फिर उसकी जो रीपेमेंट करेगा उसमें भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा रिलीफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी में वो, जिस फर्म में वो पार्टनर है, उसी फर्म में वो या तो उसमें कैपिटल का इंजेक्शन कर रहा है, ठीक है, या और भी शेयर्स बाय कर रहा है उसी कंपनी में, या कोई लोन दे रहा है उसी कंपनी को, ठीक है। तो वो उसके लिए अगर वो फाइनेंस यानी जो पैसे लेके आ रहा है उसका अगर फाइनेंस यानी वो पैसे लेके आया लोन के फॉर्म में, और तो उसकी पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, उस पर भी उसको रिलीफ दिया जाएगा। एंड सेकंड देखिए प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ भी अगर पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ भी उसको उसकी जो पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, उसको रिलीफ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय अगर वो प्लांट एंड मशीनरी, देखिए दो तरह की चीज़ें, ये तो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा हो, ठीक है, या वो शेयर्स खरीद रहा हो। अगर एम्प्लॉई है तो जिस भाई प्लांट एंड मशीनरी जिस कंपनी में वो काम करता है उसी में यूज़ के लिए उसने खरीदा हो, और अगर एम्प्लॉई का अगर शेयर्स अगर उसने खरीदा है उसी कंपनी में जिससे उसका कंट्रोल पहले से ही, या जो पार्टनरशिप में होगा, तो वही पार्टनर जिस पार्टनरशिप में वो पार्टनर है उसी में अगर इसने इंट्रोड्यूस किया प्लांट एंड मशीनरी लेके आया है, परचेज किया, तो उस पर भी रिलीफ को मिलेगा। और अगर उसी कंपनी पार्टनरशिप कंपनी में और शेयर्स खरीद रहा है या फिर कैपिटल का एडिशन कर रहा है या फिर कोई लोन दे रहा है उसी पार्टनरशिप फर्म को, तब भी उसको रिलीफ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी उसने मतलब कैपिटल लेके आया है और या जो भी पैसे लेके परचेज किया उसने, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और पैसे कहाँ से लेके आया वो लोन लेके, और उस लोन पे उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट एज अ रिलीफ ले सकते हैं, ना कि वो पूरा लोन की जब ईएमआई जाएगी वो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट पे उसको हम रिलीफ देंगे। चलिए कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अनवर एंड मीला ईच हैव अ टोटल इनकम ऑफ ये 54,000 का लोन है, नन ऑफ विच इज सेविंग और डिविडेंड इनकम, इनमें से कोई सा भी सेविंग या डिविडेंड इनकम नहीं है। दे मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22-23। Anwar made an interest payment during the year totaling 2,000 and on his mortgage for his main private residence। देखिए प्राइवेट रेजिडेंस के लिए उसने दिया, तो ये अब हम रिलीफ नहीं देंगे इस इंटरेस्ट पेमेंट के, ठीक है। जो देखिए प्राइवेट रेजिडेंस के लिए उसने लोन लिया है, तो ये बिल्कुल क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं होगा। मीना मेड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 22,000 on a loan to invest in a partnership, ठीक है, on which she is a partner। देखिए
पार्टनरशिप में इन्वेस्ट के लिए इसने एक तो देखिए पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया और उसका खुद का भी वो पार्टनर भी है, ठीक है, और पार्टनरशिप में, और ये इन्वेस्ट इसमें करना है पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब वो नया कैपिटल लेके आ रही है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं शेयर को बाय कर रही है उसी पार्टनरशिप में, ठीक है, और उसकी और इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट तो तभी करेगी ना जब वो कहीं से लोन लेके आई है, तो 2000 का वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, तो इस पे को रिलीफ देंगे, ठीक है, बिल्कुल क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है ये, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर अनवर एंड मिला फॉर द टैक्स ईयर 2012, 22 एंड 23, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं इसको हम, इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वैसे कुछ ज़्यादा, बट अगर आप चाहेंगे तो अब ये सॉल्यूशन भी मैं आपको यहीं से करा दिखा देता हूँ। देखिए 54,000 दोनों की इनकम है, इस इनवर को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं था, इसको 2000 का इंटरेस्ट का रिलीफ मिलेगा। इसका 52,000 टोटल इनकम, नेट इनकम कह सकते हैं आप, और इसमें 12,570 का पीए प्रोवाइड किया जाएगा, तो दिस इज द इनकम जो कि टैक्सेबल है, और इसके बाद 20% एंड 40% से इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम, यानी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आंसर राइट, ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए मैं ये आप लोगों को कर देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेते हैं। ट्रेडिंग इनकम है इनकी 26,000 और एम्प्लॉयमेंट इनकम 29,950। तो ट्रेडिंग इनकम ये 26,000 और एम्प्लॉयमेंट इनकम देखिए ग्रॉस है, तो ये बात मैं बताऊंगा क्यों ग्रॉस दिया है यहाँ पे इन्होंने। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 29,950, ठीक है। तो टोटल इनकम निकाल लेते हैं। टोटल इनकम एक बार प्लस कर लीजिए, 0,5,9,15 55,950। तो ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम से में से हम करते रिड्यूस रिलीफ, है ना, आप लोगों को याद होगा रिलीफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। देखिए ऑलरेडी इसने बताया हुआ है कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट ही है, ये नहीं बताया मतलब किस चीज़ की का इंटरेस्ट पेमेंट है वो नहीं बताया, बस आपको सिर्फ बता दिया जो भी पेमेंट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग है तो कोई इशू ही नहीं है, हमें तो दिमाग नहीं लगाना फिर बहुत ज़्यादा। इसको इसमें से रिड्यूस कीजिए, क्या आएगा 51,950, ऑलराइट। सो यहाँ तक तो हो गया। और रिड्यूस करने पे देखिए ये जो आएगा वो आएगा नेट इनकम, ठीक है। अब नेट इनकम में से क्या करते हैं हम रिड्यूस करते हैं पर्सनल अलाउंस, है ना। तो पर्सनल अलाउंस कितना है बताइए, 12,570। अब ये भी माइनस कर दीजिए, क्या बचा आपके पास। मैं मैनुअली माइनस करता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से करके बताइए मुझे कितना आएगा। 3,49,38। सो ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा इतना। अब नेट इनकम पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद जो आता है वो उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, यानी वो ये इनकम है जिस पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे, राइट। तो टैक्सेबल, अब टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स चार्ज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा बेसिक रेट बैंड, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिक रेट बैंड आपको पता ही है क्या होता है, 37,700 तक जो भी अमाउंट होता है उस पर हम 20% इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए मुझे क्या आएगा, 7,540, ठीक है। अब 37,700 माइनस करने के बाद टोटल 39,38 था, उसमें 37,700 तो हम ऑलरेडी टैक्स चार्ज कर चुके हैं। तो बताइए अब बचा कितना, बचा हमारे पास 39,380 माइनस 37,700। दिस विल गिव मी हाई रेट बैंड। तो हाई रेट बैंड में कितना चार्ज होगा, 1680
मल्टीप्लाई बाई 40%, तो ये अमाउंट इसमें चार्ज होगा, ठीक है। तो दिस विल गिव मी 672, so this is the tax, and this is the tax to 7 4 11 carries 1 7 5 11 12 8, so this is the tax liability, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी है, हमारा कैलकुलेट हो गया है। बट क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिखाता हूँ आपको। ही नोटिफाइज you that pays suffered was 3620 for the tax year 2022 and 23। देखिए पे आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में। पे वो अमाउंट होता है जो कि जब आपको कहीं से सैलरी इनकम यानी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रहा होता है, तो आपका एम्प्लॉयर ना आपके सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके, टैक्स का कुछ अमाउंट डिडक्ट करके फिर आपको सैलरी देता है। यानी जो आपको सैलरी रिसीव होता है उसमें से कुछ अमाउंट एज अ पे ई वो रिड्यूस कर देता है, वो एक तरह से टैक्स ही होता है, ठीक है। तो इतना आप ऑलरेडी, अगर आप सैलरी इनकम रिसीव कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ पे किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी होगा जिसमें से आपने एज अ पे आपने ऐड किया हुआ है, सॉरी पे किया हुआ है इनकम टैक्स को, HMRC को, तो वो दोबारा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें से ये अमाउंट ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है सैलरी में से, ठीक है। तो ये आपको 3620 ये रिमूव करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो 3620 ये हमने ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ पेई का फुल फॉर्म क्या होता है, पे एज यू अर्न, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो बताइए अब कितना बचेगा, 2954। तो दिस इज द टैक्स लायबिलिटी जो कि मुझे पे करना है, ठीक है। देखिए ये तो मेरी हो गई टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी और ये हो गया टैक्स पेबल। ठीक है, तो ये लायबिलिटी है और ये मुझे पे करना है, क्योंकि वैसे पे तो इतनी जितनी लायबिलिटी होनी चाहिए उतना ही करना था, बट इतना तो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ ना, तो ये बचेगा ना, ये मेरी लायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैरिटेबल गिविंग्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अभी करा देता हूँ, लाइक चैरिटेबल गिविंग्स। देखिए वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इसको बहुत ही छोटा करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए यूके में क्या होता है कि आप बहुत सारी चैरिटीज करते हैं। तो एक चैरिटी होती है जिसको बोलते हैं गिफ्ट एड डोनेशन बोलते हैं, ठीक है। गिफ्ट एड डोनेशन, देखिए गिफ्ट एड डोनेशन में क्या होता है कि आप ना किसी दो तरह के डिडक्शन उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो ये होता है एट सोर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। और एक होता है आपको ना टैक्स रेट, जो आपका टैक्स रेट है, एक्सटेंशन के फॉर्म में। ये देखिए मैं अपनी तरफ से नोट्स लिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो दो तरह के रिलीफ दिया जाएंगे, एक तो एक सोर्स पे मिल जाता है और एक टैक्स बैंड रेट आपका एक्सटेंड हो जाता है, उससे भी एक तरह से आपको रिलीफ मिलती है, ठीक है। दो तरह के आपको रिलीफ मिलते हैं। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए इट्स एट सोर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आप ना किसी एनजीओ को, ये स्कीम होती है गवर्नमेंट की, तो आप किसी एनजीओ को आप कुछ पैसे गिफ्ट या डोनेशन देना चाहते हो और वो देते हो आप गिफ्ट एड डोनेशन स्कीम के अंदर, ठीक है। आप उसको मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका जो एनजीओ है ना, ठीक है, एक तो यूके में रजिस्टर होना चाहिए, आप उसको, ठीक है, तो उसको मिले कितने 100 रुपीज़, ठीक है। बट आपके मान लीजिए ये आप ए हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको जो देंगे ना वो देंगे आप 80 रुपीज़, ठीक है। तो इसको कितना रिसीव होगा, इसको आप देंगे तो 80 ही रिसीव होगा, ठीक है।
लेकिन ये 20 रुपीज़ वो उसको कौन देगा, HMRC यहाँ से ले सकता है, ठीक है। तो आपने एक्चुअली वो उसको मिलना कितना था, 100 रुपीज़, बट आपने उसको दिए 80 और ये 20 कौन देगा, HMRC। ये होता है कैसे, देखिए जनरली इसको बोलते हैं 20% का आपको डिडक्शन मिल गया एट सोर्स, ठीक है। तो आपने लाइक जो भी आपको 100 रुपीज़ देना था, ठीक है, तो आप जो ये 100 है वो 100 के इक्वल्स होगा और आपने जो देने हैं वो देने 80, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देने 80%, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि जो भी अमाउंट आपको दे रहे हो ना उसका 20% आपको एक तरह से डिडक्शन मिल जाता है एट सोर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपको 20% यहाँ पे डिडक्शन एट सोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो होगा ये हमेशा नेट, ये नेट होगा और ये अमाउंट जो होगा 100, ठीक है। ये जो 100 आया था ये ग्रॉस होगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा हम हमेशा ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं तो ये मान रहा हूँ ना कि मैंने 100 रुपये दिए हैं, हाँ मुझे 20 रुपये का आपने डिडक्शन दे दिया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि आपने 100 रुपये या 100 पाउंड ही दिए हमने, है ना। तो जो ग्रॉस अमाउंट होगा वो होगा 100, ठीक है, और नेट होगा आपका 80। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन ना देखिए हमेशा क्वेश्चन में अगर नेट दिया हो ना तो आपको ग्रॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों मैं वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताइए नेट से ग्रॉस कैसे करेंगे कैलकुलेट, मैं ये भी बता देता हूँ, कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेट से ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करें। मैं बता देता हूँ, देखिए लाइक 4000 आपको दिया हुआ है गिफ्ट एड डोनेशन, एड डोनेशन, और ये है आपका नेट, है ना। बट आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस, तो ग्रॉस कैसे आएगा, ठीक। सर मुझे ये पता है कि नेट जो होता है ना ये नेट है, 4000 क्या है, नेट है, और सर नेट जो होता है ना वो 80% के इक्वल्स टू होता है, ठीक है। और मुझे निकालना है कितना, 100% इसका, जो निकालना है वो लिख देंगे, हमें क्या निकालना है, ग्रॉस, तो हम यहाँ लिख देंगे। देखिए परसेंटेज सब परसेंटेज ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब सिंपली हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो आप उसको आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली, है ना। 8 1 से 8, ये 5 0 और ये 0 तो कैंसिल हो गया था, ये बचा कितना 5000, ठीक है। तो ये 5000 आ जाएगा ग्रॉस, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो मैं समझा दिया कि देखो एट सोर्स 20% उसको मिल जाता है रिडक्शन। उसके अलावा जितना भी जो हम डोनेशन दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में ना आपको आपका इनकम दिया होगा, ठीक है। आपका इनकम दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए आपका इनकम है 50,000, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन दिया होता है कि भाई आपकी जो इनकम है ना, आपने जो गिफ्ट एड डोनेशन किया है और ये नेट है 4000, ठीक है, ठीक। अब मुझे ये जो ये आपका जो इनकम दिया हुआ है ना 50,000, ये आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ 4000 ही है, ठीक है। ये जो 50,000 का आपका क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन में दिया हो रहेगा उसमें ये 4000 इंक्लूड होता है, बट मुझे ये बताना है कि नेट तो 4000, लेकिन भाई क्या मैंने जो डोनेशन दिया है वो इतना से मेरे लिए 5000 है ना, 4000 क्यों है, मेरे लिए तो 5000 ही है ना इनकम। तो मैं क्या करूँगा कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इस इनकम में अपने मैं 1000 और ऐड करूँगा, क्योंकि ग्रॉस में जब उसका ग्रॉस कैलकुलेट करूँगा तो ये 5000 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग में जो 50,000 इनकम था वो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो मैं अपने जो बेसिक रेट बैंड है वो 37,700 का था, ठीक है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है नेट और ग्रॉस के बीच में 1000 का था ना, तो मैं उसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा भाई 1000, मैं कर दूंगा 38,700
ठीक है, यानी जो भी मेरा डिफरेंस आएगा ग्रॉस और नेट के बीच में वो मैं ऐड कर दूंगा अपने बेसिक रेट बैंड में और अकॉर्डिंगली आ गया। चलिए मैं क्वेश्चन जब एक करेंगे तो मैं इसको बेहतर समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थ्योरी वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया आपको सेम चीज़ इस थ्योरी में भी लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर मैं आपको 9 करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेते हैं। Information in Brenda has an employment income of 55,000 and makes a payment of 3600 to this under a gift aid donation। ठीक है, हम ये मान लेते हैं देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये गिफ्ट ग्रॉस है नेट है, तो हम मान लेंगे नेट ही है। ठीक है, ये अज्यूम करना है आपको, उसे आपको ध्यान रखनी है। अगर नई इन्फॉर्मेशन है तो मान के चलेंगे नेट दिया हुआ है। ठीक है, तो 55,000 ये तो इसकी सॉरी एक बार मुझे चार्ज में लगा लेने दीजिए वरना ये ऑफ हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको लगाते हैं पहले चार्ज में। वन मोमेंट प्लीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो मुझे बताइए एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना दिया हुआ है? 55,000 ना। और बाकी क्या क्या है? 3600 ये गिफ्ट ए डोनेशन है ना। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। पर्सनल अलाउंस मुझे बताइए, और कोई इनकम नहीं है दूसरा तो हम पर्सनल अलाउंस को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। कोई रिलीफ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम सीधे पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करते हैं। 12,570। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे क्या आएगा ये। मैं अपने फ़ोन कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। 55,000 माइनस 12,570, 12,570। दिस विल गिव मी 42,430, 42,430। ठीक है, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन के अंदर तो हम मान लेते हैं ये टैक्सेबल इनकम है हमारा। ठीक है, इनका 12,430 ही है, तो हम एक बार साथ में ये मैं मैच भी कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। बेसिक रेट बैंड, और इसकी जो लिमिट होती है वो होता है 37,700 है ना। बट यहाँ पे एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट इसमें हम करेंगे, मैं यहीं पे आपको करा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए वर्किंग नोट इन्होंने क्या किया, वर्किंग नोट में जो बेसिक रेट बैंड आपका 37,700 है ना, प्लस हम यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा था वो थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया था। मैंने बोला था आपको यहाँ पे डिफरेंस को प्लस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें यहाँ बताया था, मैंने ये बताया था कि 1000 का डिफरेंस है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। देखिए इसी चीज़ को समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में जो 50,000 दिया हुआ था और प्लस 4,000 ये दिया हुआ था, हम ये मानेंगे कि ये क्वेश्चन है ये एक्सक्लूसिव है, इसमें ये ना इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 5,000, चलिए आप इतना समझिए ही मत। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं एक सेपरेट आपके लिए, अगर कुछ बच्चे फिर भी समझना चाहता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उनके लिए जो वो समझ सकते हैं। अगर मैं समझाना चाहूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और प्लस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, है ना। तो मैं सिंपल सा आपको ये रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपली क्या है कि जो 36,000 है उसका ये नेट था तो ग्रॉस निकाल लिया हमने। 3600 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आ गया 4500। ये हमने प्लस किया तो अब देखिए जो हमारा न्यू ये एक्सटेंडेड रेट आ जाएगा
तो 42,200 हमारा देखिए टैक्सेबल इनकम था 42,430, ठीक है, जिसमें से 42,200 तो हमारा 20% रेट पे चार्ज हो जाएगा, है ना, और जो बचा 230 वो 40% रेट पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगेन 37 था, इसमें प्लस कुछ चीज़ें करेंगे लाइक नेट सिंपली ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, तो 36,600 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 4500। तो ये हम सीधा ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा नया रेट आ जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से मुझे ऐड करके बताइए। 0005712 कैरी 1 42, तो 42,200, जी हमारा बेसिक रेट बैंड आ जाएगा 42,200 तक का जो इनकम है वो बेसिक से चार्ज करेंगे हम, ठीक है। तो 42,830 हमारा टोटल इनकम है। तो अब मुझे बताइए, तो 42,200 तक हम चार्ज कर लेते हैं 20%, ठीक है। जल्दी से बताइए कितना आएगा टैक्स कैलकुलेट करके। 8480। अब बचा कितना, 42,430 में से 42,200 तो हमने यहाँ पे टैक्स चार्ज किया, बचेगा ये 230। तो हाई रेट बैंड इसमें बचेगा 230, तो इसको हम 40% से टैक्स चार्ज करते हैं, इस पर हम 220, 230 मल्टीप्लाई बाई 40%, दिस विल गिव मी 92। अब कोई पे ही नहीं है तो सिंपली ऐड कर दीजिए और बताइए कितना लायबिलिटी आएगा। 8480 प्लस 92, दिस विल गिव मी 8572, राइट, 8572। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम अपना आंसर। 84 प्लस कहीं शायद हमने गलत ऐड किया हो, 8440 जहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया है। 42,200 मल्टीप्लाई बाई 20%, नो ये एक्चुअली मुझे लग रहा है नहीं, का कैलकुलेशन की मिस्टेक है, तो देख लीजिएगा आपका कैलकुलेशन क्या रहा है, लाइक ये ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, बाकी ये डिटेल दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्विन Paul and Grace each have employment income of this much, and Grace makes a payment of this much to a charity and the gift a donation. Calculate the tax liability for both Paul and Grace for the tax year 22-23। चलिए मैं ये क्वेश्चन करता हूँ और साथ में ये भी कर देता हूँ। 6 है ना, तो 6 कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन आप भी मेरे साथ कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ग्रेस एंड पॉल एंड ग्रेस हैं, तो इनकी इनकम है 54,345। तो मैं लिख लेता हूँ पॉल, ठीक, एंड ग्रेस, इनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम ही थी ना, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट इनकम है इनकी कितना है 54 345 345 54 345, तो ये इनकी इनकम है। और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सिंपली मान लेते हैं ये टोटल इनकम होगा इनका, और कोई रिलीफ भी नहीं है तो हम सीधा पर्सनल अलाउंस माइनस कर देते हैं 12,540, ठीक है, और ये 12,540। चलिए एक बार जल्दी से रिड्यूस करके मुझे बताइए क्या आएगा। $41775
41,775। देखिए अभी तक तो दोनों का सेम ही है ना। तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं ये इनका टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी इनकम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम बेसिक रेट बैंड, एक्सटेंडेड भी होगा ना, और वर्किंग नोट 1 से पता लगेगा हमारा एक्सटेंडेड कितना है। तो वर्किंग नोट 1 हम बना लेते हैं, WN1। हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एक्सटेंडेड रेट बैंड। चलिए ये कैसे आएगा, बेसिक रेट बैंड हमारा है 37,700। हम इसमें प्लस करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि भाई गिफ्ट एंड डोनेशन में पेमेंट किसने किया, ग्रेस मेक्स ओनली। ग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, लाइक पॉल ने कुछ किया नहीं, बस ग्रेस ने पेमेंट किया 2000, है ना। और नेट और ग्रॉस कुछ दे रखा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो हम उसको मानेंगे इसने ये नेट ही किया होगा, है ना। तो ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, ठीक है। तो 2000 ये कितना होगा, ये होगा 80%, हमें निकालना है इसका 100%। चलिए जल्दी से मुझे कैलकुलेशन बताइए इसका क्या होगा। 2000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दिस विल गिव मी 2500। चलिए अब मुझे 37,700 प्लस 2500 बताइए कितना होगा। दिस विल बी 40,400, ठीक है। तो हमारा बेसिक रेट एक्सटेंड होकर कितना हो जाएगा, 40,200, ठीक है। तो 40,200 तक, 40,200 डिलीट नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों। चलिए लिव 40,200, ठीक है। ये हमारा ग्रेस का ही इंफॉर्मेशन था ना क्वेश्चन में, यस ग्रेस का ही है, देख लीजिए वो फिर से। तो ये ग्रेस के लिए ही एक्सटेंड होगा सिर्फ, क्योंकि ग्रेस ने ही गिफ्ट एड डोनेशन किया है, ठीक है। तो ग्रेस का मुझे बताइए टैक्स कितना हो जाएगा, 40,200, 40,200 का 20%, 80,8040, ठीक है। और बाकी तो इसका तो यानी पॉल का तो भाई 7540 ही होगा ना, 37,000 पे लगेगा, 37,700 पे लगेगा 20% ना, तो ये आ जाएगा 7540, ठीक है। हाई रेट बैंड, हाई रेट बैंड ग्रेस और ये पॉल। तो भाई ग्रेस के लिए कितना बचेगा अमाउंट, अब ठीक है इसमें 40,200 तो इसको ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स हो गया, है ना। बचा कितना, 41,775 में से 40,200 माइनस करके बताइए, 41,775 माइनस 40,200, ऑलरेडी हो चुका है टैक्स। तो कितना बचा ग्रेस के लिए मेरे पास, सॉरी ये पॉल पहले लिखा हुआ है ना, और ये ग्रेस। तो पॉल ग्रेस के लिए मेरे पास बचा हुआ है 1575। और मुझे इसका भी बताइए कैलकुलेट करके, इसका कितना हाई रेट बैंड में आएगा, 41,775 माइनस 37,700, सो 4075। चलिए दोनों पे 40% रेट से टैक्स अप्लाई कीजिए और बताइए कितना आएगा। तो 40, ये पॉल का आ जाएगा 40% कैलकुलेट करेंगे तो
1630 और इसका आ जाएगा 1575 मल्टीप्लाई बाई 40%, 630। तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी एक बार साथ में कैलकुलेट करके बताइए मुझे। तो 8040, दिस विल गिव मी 8670 and this will give me 7540 plus 1630, this will give me 9170। ठीक है, तो इसकी ये लाइबिलिटी टैक्स की और इसकी ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना ग्रेस इस बंदे ने क्या किया था, गिफ्ट एड डोनेशन किया था। ठीक है, तो इसकी एंड द एंड टैक्स लाइबिलिटी कम आएगी और इसने कुछ नहीं किया तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, देखिए इसमें ये क्रक्स ये था ना, देखिए इसमें जो मेन चीज़ ये था कि गिफ्ट एड डोनेशन से क्या हुआ, जो इनकम कुछ 40% में चार्ज होना था। ठीक है, उस पे उसको हमने किस पे चार्ज कर दिया, बेसिक रेट के अंदर उसको जो बेसिक रेट है उस पर एक्सटेंड करके, है ना। तो ये जो 2500 समथिंग का जो अमाउंट था उस वो हाई रेट बैंड में चार्ज होना था, लेकिन हम उसने कहाँ पे किया है, बेसिक में, जिसको बेस पे 20% टैक्स चार्ज होगा और हाई में कितना चार्ज होना था, 40%, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं 20% का रेट में ना वो भी डिफरेंस आपको एक तरह से आपको मिल गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, दो तरह के डिडक्शंस आपको रिलीफ मिल जाते हैं। एक तो आपको एट सोर्स ही मिल गया और एक एक्सटेंडेड रेट की वजह से ना आपको जो टैक्स रेट है उसमें भी 20% का आपको एक तरह से छूट मिल गया। ठीक है, तो ये फायदा है इस स्कीम के अंदर। चलिए बस यहीं तक हम इस पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट में हम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज और जो रेजिडेंसी टेस्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत सही लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आपको वीडियो। और क्योंकि बहुत ही मेहनत होती है इन सभी के पीछे, तो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कि सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं आपके साथ, तो है ना। चलिए अभी के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।